गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेक्टर में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर के टाइप्स पढ़े थे, उसके इंट्रोडक्शन पढ़े थे और उसमें पोजीशन वेक्टर पढ़ा था। इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में जाने से पहले एक बार पोजीशन वेक्टर की कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं, क्योंकि इसके बिना सेक्शन फॉर्मूले में कई जो चीज़ें हैं वो हमें समझ में नहीं आएंगी। तो स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या था, एक ओरिजिन हम लोग एज्यूम करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में जैसे मान लिया एक पॉइंट P है, इसकी पोजीशन को लोकेट करना है तो ये हम ओरिजिन मान लेते हैं। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0, अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे। तो ये ओरिजिन हो गया, इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P की पोजीशन को हमने लोकेट करा। तो लेट इसका वेक्टर हमने मान लिया R, तो हम क्या कहेंगे OP इज इक्वल टू R, या कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर PV ऑफ P इज इक्वल टू R। इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा इसको और डीपली समझते हैं कि और आगे इसमें क्या हो सकता है। वो ये हो सकता है, अब मान लिया इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने एक दूसरा पॉइंट है, कोई पॉइंट है Q एज्यूम कर लिया, इसके वेक्टर को हमने R1 एज्यूम कर लिया। तो हम क्या कहेंगे OQ इज इक्वल टू R1, या कह सकते हैं PV ऑफ Q इज इक्वल टू R1। अब मान लिया मैंने P से Q को मिला दिया, तो P से Q को मिला दिया। अगर हमें ट्राइंगल लॉ देखें तो OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ, तो OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ, यानी कि अब की बार हमारा PQ का सेंस क्या है, P2Q। तो ये क्या बनता है, PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP। अब जरा इसको समझें, ये क्या बन गया है कि PQ इज इक्वल टू PV ऑफ Q माइनस PV ऑफ P। यानी कि अगर हमें PQ के वेक्टर फॉर्म को प्राप्त करना है तो हम PQ वेक्टर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें P और Q के पोजीशन वेक्टर पता हो तो क्या लिखेंगे, सेकंड में कौन है, Q है, तो OQ यानी कि P का Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। अगर हम इसको उलट दें, हम इसको QP बोले तो क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। तो ये कॉन्सेप्ट तो ठीक पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में जो हम दूसरे वेक्टर को निकालते हैं। इस तरह के वेक्टर को सामान्यतः अभी हम लोग फिजिक्स में भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करके निकालते हैं। यहाँ पर हम दो अलग अलग बॉडी की या किसी पर्टिकुलर बॉडी की दो पर्टिकुलर अलग अलग इंस्टेंट पे हम पोजीशन को लोकेट करते हैं और हम उसके बाद उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। तो वहाँ पर इसका बहुत यूज होता है, मैथमेटिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब हम इसके आगे चलते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। तो सेक्शन फॉर्मूला ये हम सामान्यतया इस तरह का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो लेक्चर्स है उसमें हमने निकाला था कि हम कोई पॉइंट अगर दो अलग अलग पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा हो किसी रेशियो में तो उसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हुए क्या करेंगे, वेक्टर के लिए सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसमें भी हम लोग दो तरह की डिवीजन लेके चलेंगे। एक लेके चलेंगे इंटरनल डिवीजन, पहला डिवीजन होगा इंटरनल, जैसे वहां पर इंटरनल एक्सटर्नल होते थे, यहाँ भी दो तरह की डिवीजन चलेंगे। तो अब इसका क्या है कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लिया ये हमारा वही आर्बिट्री या जिसको हम ओरिजिन एज्यूम करते हैं, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सपोज एक पॉइंट यहाँ पर B है और एक पॉइंट A है। इसका पोजीशन वेक्टर हमने A मान लिया, इसके पोजीशन वेक्टर को हमने B मान लिया। अब इसमें अगर आपसे कहा जाए AB निकालिए तो AB की कॉन्सेप्ट वही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। और अगर हम B A निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अच्छा, अब हमने इनकी लाइन ज्वाइनिंग को मिला दिया। अब मान लिया मुझे एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट ने, एक ऐसे पॉइंट C है जिसका पोजीशन वेक्टर निकालना है जो इस AB जो है उसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लिया ये इसको M और N के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AC रेशियो CB इज इक्वल टू M/N, M रेशियो N। अब इसका पोजीशन वेक्टर पता है, B का पता है, तो अब हमें जो C पॉइंट है इसका C वाले का पोजीशन वेक्टर पता करना है। तो लेट इसके पोजीशन वेक्टर को थोड़ी देर के लिए हमने C मान लिया। अब कॉन्सेप्ट क्या चलेगी, इसी वाले से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। क्या होगा,
हमें रूल पता है कि ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू एम बाई एन। और इसको समझते हैं तो ये बन गया एन ए सी इज इक्वल टू एम सी बी। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो एन ए सी इज इक्वल टू एम सी बी। अब बात आई एसी की, तो एसी की कॉन्सेप्ट, अब हम कोई रटी रटाई कॉन्सेप्ट नहीं, जो हमारा लॉजिक है। लॉजिक क्या कहता है, एसी का अर्थ हुआ पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ई। इसके आगे चलें, एम सी बी के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी। और डीपली चलें तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सी को अब हम ऐसे भी लिख लें, ओ सी माइनस वही वेक्टर फॉर्म में, जैसे कि मैंने सिखाया था, एम ओ बी माइनस ओ सी। अब हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या करा है, ओ सी को हमने सी मान लिया था, ओ ए को हमने ए एज्यूम करा था, एम ओ बी वेक्टर को हमने बी वेक्टर माना था और इसको सी वेक्टर मान लिया था। अब एन सी माइनस एन ए इज इक्वल टू एम बी माइनस एम सी। तो इसको इधर ले लेते हैं, तो ये बन गया एन सी प्लस एम सी इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए। तो यहाँ से सी वेक्टर कॉमन आ जाता है और ये बनता है ब्रैकेट में एम प्लस एन। तो एम बी प्लस एन ए ये बन चुका है, और यहाँ से एम प्लस एन को डिवाइड कर दें तो सी इज इक्वल टू आता है एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो ये तो हुआ सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू जो पॉइंट्स उसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर किस तरह से निकला, c इज इक्वल टू एम बी अपोजिट गया, एन ए अपोजिट आया अपॉन एम प्लस एन। अब हम इसी से कुछ कॉन्सेप्ट को और समझ सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या बन जाती हैं इसी को देखते हैं। बस एज्यूम कर लीजिए कि अगर सी मिड पॉइंट हो जाए, तो सी मिड पॉइंट होगा तो एम और एन सेम हो जाएंगे, तब उस केस में ये बन जाएगा आपका बी प्लस ए अपॉन टू। ये तो मिड पॉइंट के लिए हो गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, इस चीज़ को बहुत ढंग से सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग कोलिनियरिटी जब पढ़ेंगे तो कोलिनियरिटी और लीनियर कॉम्बिनेशन के कुछ कंसेप्ट आते हैं, वहाँ पे कुछ थ्योरम्स भी होते हैं। तो उन थ्योरम्स को समझने के लिए, स्पेशली कोलिनियरिटी की थ्योरम्स के लिए, ये सेक्शन फॉर्मूले पे एक अच्छी कमांड होनी बड़ी जरूरी होती है। तो अब हम इसी को आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें एक नया फार्मूला और डिराइव करते हैं। इसको लिख देते हैं m अपॉन एम प्लस एन वेक्टर बी प्लस n अपॉन एम प्लस एन वेक्टर ए। अब लेट ये मान लिया कि इसको हमने लैम्डा एज्यूम कर लिया और इसको म्यू एज्यूम कर लिया, तो क्या बनता है, c इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू वेक्टर ए। देखिए एक नया फॉर्मूला आ गया, हालांकि नया कुछ नहीं है, इस नए को जरा समझते हैं। इस नए में अब क्या बनेगा कि अगर हम लैम्डा प्लस म्यू को ऐड कर लें, तो लैम्डा और म्यू को ऐड करेंगे तो m प्लस n अपॉन m प्लस n, ठीक हो गया। तो लैम्डा प्लस म्यू क्या आ जाएगा, m प्लस n अपॉन m प्लस n। और अगर हम देखें ये कैंसिल होके 1, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1। तो आप लोग चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, और भी उसको सिंपल करने के लिए एक नया तरीका और बन गया, लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1 वाला। तो लैम्डा का क्या है, लैम्डा अपने आप में अब क्या बन गया, m और m अपॉन m प्लस n, n अपॉन m प्लस n। तो इस तरह से ये और सिंप्लीफाई हो जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरनल डिवीजन समझ में आया होगा। बच्चों अब हम इंटरनल डिवीजन के बाद दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन का। तो वही सेम प्रोसेस है, जो इंटरनल में चलती है वही प्रोसेस एक्सटर्नल में चलेगी। अंतर ये होगा कि वो पॉइंट अब की बार आउटसाइड होगा। तो इन जो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, बाद में हम जब वेक्टर के कंपोनेंट करना सीख जाएंगे तो इन वेक्टर के फॉर्मूले से हम कार्टेशियन को भी ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे कि कैसे उसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं या जो ये
अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं या आपस में इंटरनली जुड़े होते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए एक अलग लेक्चर हम सीखेंगे। तो फिलहाल अब हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करते हैं जब डिवीजन कैसा होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तो वही सेम प्रोसेस है, एक पॉइंट आपका ए, ये ओरिजिन ओ, दूसरा पॉइंट बी, इसका पोजीशन वेक्टर लेट ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी। इस समय जो सी पॉइंट बीच में होता था वो बीच में ना होकर अब की बार यहाँ आउटसाइड हो जाएगा। तो अब वही चीज लेके चलते हैं, एक रेशियो, सपोज ये ए था, इसको हमने बी लिया था और ये पॉइंट सी था, तो ए सी इज टू बी सी इज टू एम इज टू एन, यानी कि ये एक तरह से कहें ये रेशियो एम है और ये रेशियो एन है, कुछ इस तरह से इसकी कंसेप्ट बनती है। तो अब इसको डिराइव करते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला निकल सकता है। तो क्या बना ये, ए सी अपॉन बी सी एम अपॉन एन, मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो एन ए सी इज इक्वल टू एम बी सी। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन वेक्टर ए सी एम वेक्टर बी सी। अब एन ए सी की जगह पर जो पोजिशन वेक्टर वाली कंसेप्ट है, ओ सी माइनस ओ ए इज इक्वल टू एम ओ सी माइनस ओ बी। अब ये बनता है एन सी माइनस ए इज इक्वल टू एम सी माइनस बी, तो एन सी माइनस एन ए इज इक्वल टू एम सी माइनस एम बी। अब इसको ऐसा लिख दें, ये एम बी माइनस एन ए, इसको इधर ले गए और एन सी को ले लेते हैं, तो एम सी माइनस एन सी वेक्टर। तो अब अगर हम देखें क्या फॉर्मूला बन गया है, एम बी माइनस एन वेक्टर ए, एम माइनस एन कॉमन आ जाता है, सी वेक्टर ये बन जाता है, तो सी इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। अब इसमें एक चीज समझते हैं थोड़ा सा, जैसे तो फॉर्मूला अपने आप में पर्याप्त है, आप इसमें कोई भी कंसेप्ट लगाकर इसको बना सकते हैं। मान लिया अगर m और n सेम हो जाए तब ये फॉर्मूला क्या बनता है, एज्यूम कर सकते हैं इफ m इज इक्वल टू n, तो c वेक्टर बन जाएगा b माइनस ए अपॉन, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये केस बन सकते हैं, इस तरह के आप इसमें कई केस लगा सकते हैं कि अगर m और n सेम हो जाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये उस समय निकल ही नहीं पाएगा। तो बच्चों ये तो एक डिवीजन का फॉर्मूला था जो आपको हो सकता है कि दोनों कंसेप्ट क्लियर हुई होंगी और आप इसमें अपनी ओर से भी कुछ ना कुछ m और n की वैल्यूज़ को अलग अलग करके डिवाइड करके कुछ नए फॉर्मूले भी बना सकते हैं। थैंक यू।